नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारा लैब असिस्टेंट का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो भी टॉपिक है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी है उसके मुख्य सिद्धांत कौन से हैं उनके बारे में, उनके साथ साथ में इनका उपयोग होता है वो कृषि में किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, इन सभी के ऊपर आपके एमसीक्यू प्रश्न रहने वाले हैं। ये एमसीक्यू प्रश्न है, ये आरएसएसबी और आरपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो बदलाव आजकल किए जा रहे हैं उसी के अनुसार बनाए गए हैं और वैसे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस कारण इन प्रश्नों को पूरा जरूर देखें। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। साथ साथ में जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं आपने पहले उस टॉपिक को पढ़ लिया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं उन प्रश्नों में प्रश्न को देखते ही आपके मन में क्या विचार आता है, आपके मन में कौन सा आंसर आता है, उस आंसर को आप कमेंट में जरूर लिखें। साथ साथ में एक पेपर शीट पर भी लिख कर रखें और उसके बाद में जैसे ही ये पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं आप उनका मिलान जरूर कीजिए, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगर आपने उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे वो सही होंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस होगा वो जरूर बूस्ट होगा। साथ साथ में यदि कोई प्रश्न गलत भी होता है तो क्या गलती हो रही है उस टॉपिक को एक बार आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है और वहां पर अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। तो इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप सोल्व करेंगे उतने ही आपके लिए क्या रहने वाले हैं, फायदेमंद रहने वाले हैं। यहां पर हम 20 या 21 एमसीक्यू हैं वो आपको सोल्व करवाने वाले हैं। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो रहने वाला है जो अभी हम देखने वाले हैं। और जो पहला एमसीक्यू है वो आपके सामने ये रहा और ये प्रश्न है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन और कारण वाला प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं ये आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे से वो आरएसएसबी की एग्जाम हो, चाहे से वो आरपीएससी की एग्जाम हो। सभी एग्जामों में ऐसे कथन और कारण वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं जिसमें एक कथन दे रखा है। पहले उस कथन को ध्यान से पढ़ना है, पहले उस कथन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि वो कथन बोलना क्या चाहता है, फिर उसके कारण को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इन दोनों के ऊपर विचार करेंगे और विचार करने के बाद इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये दोनों चीजें सही हैं। कहने का मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। और उसके साथ साथ में कथन होता है कि सही व्याख्या कर रहा है, ये कारण है, इस कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कथन भी और कारण भी, और कारण है लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यह दूसरा ऑप्शन है। इस तीसरा ऑप्शन है कथन सही है कारण गलत है, ऐसा भी हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है कथन गलत है और कारण सही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण ऐसे प्रश्नों में जल्दीबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। पहले कथन को और उसके बाद में कारण को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो चलो देखो भाई, कथन बोल रहा है कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा। गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया है, जो कि एक प्रकार की जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। तो गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत है, सबसे बढ़िया बात है। इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ते हैं गोल्डन राइस के बारे में वो यही पढ़ते हैं कि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। अब कारण पे आओ। इसमें बीटा कैरोटीन का उत्पादन होता है। कहने का मतलब है इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है।
वैसे तो आपके दिमाग में ये बीटा कैरोटीन नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि विटामिन ए होता है, इसी का नाम होता है, साइंटिफिक नाम या रासायनिक नाम होता है, वो होता है कैरोटीन, सॉरी उसका नाम होता है रेटिनोल, उसका नाम होता है रेटिनोल। और ये रेटिनोल होता है वो हम देखें तो इस कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन एक पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ है जो विटामिन ए में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए होता ही होता है और इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन का उत्पादन भी होता है। कहने का मतलब ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए से ही संबंधित है और क्योंकि बीटा कैरोटीन होता है इसी कारण उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है इन चारों में से जिसमें कथन सही हो, कारण सही हो, मतलब दोनों सही हो। इसके बाद में कारण है वो कथन की क्या करे, सही व्याख्या करे। तो आपके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 1 में जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आपका कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखो भाई, ये जो प्रश्न देख रहे हैं ऐसे प्रश्न आपने यदि पहले एग्जाम दे रखी है, कोई भी एग्जाम दे रखी है तो ऐसा प्रश्न आपने जरूर देखा होगा और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने आरएसएस की एग्जाम दी हो, जैसे आपने आरएसएस वो आरपीएससी की एग्जाम दी हो, उसमें ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न हैं इन पे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर हम इन प्रश्नों को आराम से पढ़ने वाले हैं और पढ़ने के साथ साथ में हम इनके आंसर देखने वाले हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या बोल रहा है, देखो इसमें हमें मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। यहां पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। फर्स्ट वाले का हमें सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। देखो भाई, देखो ये एक एंजाइम का नाम दे रखा है इको आर फर्स्ट। कौन सा एंजाइम दे रखा है, इको आर फर्स्ट, जो एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम है। इकोलाई से हमें प्राप्त होता है। तो इको आर फर्स्ट इसमें से क्या है भाई, देखो ये क्या काम करता है, डीएनए को जोड़ने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम है और प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। इसी कारण से प्रतिबंधन एंजाइमों को हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। तो इस कारण ये किससे मिलेगा, ऑप्शन सेकंड वाले से। एक होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम और आपको बताया हुआ है जहां कहीं भी लाइगेज एंजाइम होता है, चाहे वो कोई सा ही लाइगेज एंजाइम हो, वो जोड़ने का कार्य करता है। अब डीएनए लाइगेज है, इस कारण ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ना। एक होता है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा टेक पॉलीमरेज कहां पर यूज होता है। हमने एक टेक्निक पढ़ाई है, एक तकनीक पढ़ाई है जिसका नाम होता है पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमने देखी थी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसमें एक डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो काम में आता है, विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है और उसे हम क्या कहते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। कौन से जीवाणु से प्राप्त होता है, थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से प्राप्त होता है। उसकी विशेषता यह होती है कि वह उच्च ताप पर भी क्रियाशील रहता है। तो ये थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से क्या होता है, प्राप्त होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये हमारी कौन सी टेक्निक में काम में आता है, पीसीआर टेक्निक में काम में आता है। वैसे तो लास्ट ऑप्शन बचा है, लास्ट इधर बचा है, फिर भी देख लो भाई। ये एक है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड तो हम बहुत बार पढ़ते हैं
कि प्लाज्मिड होता है वो हमारा वाहक अर्थात वेक्टर के रूप में कार्य करता है। प्लाज्मिड होता क्या है? जीवाणुओं में पाया जाता है, आपका अतिरिक्त गोलाकार डीएनए का क्या होता है? खंड होता है। तो प्लाज्मिड क्या हो, किससे मिक्स हो जाएगा? आपके वेक्टर से। तो हमने मिला लिया। देखो फर्स्ट वाला किससे मिल रहा है? सेकंड से। देखो ए वाले में देखो सेकंड कौन कौन से ऑप्शन में है? एक तो फर्स्ट में है और एक थर्ड में है, मतलब ना तो बी हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। जो गलत ऑप्शन है उनको हटा दो पहले से ही। अब आपको पता चल गया या तो ये सही है या ये सही है। दूसरा देखो डीएनए लाइगेज बी में आएगा फर्स्ट। बी में देखो इसमें फर्स्ट और इसमें 3, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आपके लिए सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो देख लो वैसे तो ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में 4। सही ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और सही बात बताना बिल्कुल भाई, आपने अभी तक जो भी एग्जाम दिए हैं उन एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपने देखे हैं कि नहीं देखे? और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको भी प्रश्न को देखकर अगर अच्छा लगा है, आपको लगा है कि लेवल के हिसाब के प्रश्न हैं, तो आपको कमेंट जरूर करना है भाई। इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि पूरे प्रश्न हम ऐसे ही आने वाले हैं। कुछ प्रश्न हम सिंपल भी रखने वाले हैं। सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल नहीं, लेकिन आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यह था हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 3 देखने वाले हैं। और तीसरे नंबर के जो प्रश्न है इसमें आपका सिंपल टाइप में प्रश्न आ गया, लेकिन है आपके लेवल के हिसाब से। यहां पर देखने की जरूरत है कि जो हमारी पीसीआर टेक्निक के ऊपर बात हो रही है, पीसीआर में टेक पॉलिमरेज होता है, ये किस जीव से प्राप्त होता है? जस्ट अभी पीछे बताया है। टेक डीएनए पॉलिमरेज होता है, ये एंजाइम एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। इसकी विशेषता क्या है इस एंजाइम की? इस एंजाइम की विशेषता है कि यह अत्यधिक उच्च ताप पर भी क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। यह सबसे ज्यादा कौन से ताप पर क्रियाशील रहता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन यह 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपका सक्रिय रह सकता है। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। देखो पता है इसके बारे में क्या क्या होना चाहिए? थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से यह हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, उच्च ताप पर क्रियाशील है। कितने? 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज्यादा क्रियाशील का यहां पर है, सर्वाधिक यह है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। काम क्या करता है ये? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर डीएनए श्रृंखला बनाता है। कौन सी टेक्निक में? पीसीआर टेक्निक में। और पीसीआर की फुल फॉर्म आप सभी को आती होगी। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो किससे प्राप्त हो रहा है भाई? इकोलाई से नहीं, थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से यह प्राप्त हो रहा है। बेसिलस सबटिलस से भी नहीं हो रहा है और ईस्ट से भी नहीं हो रहा है। ये कौन से हो रहा है भाई? थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो अब आपका देखने को मिल रहा है 5वें नंबर का प्रश्न, सॉरी 4 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या है? देखो एक तकनीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी तकनीक है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसके अंतर्गत डीएनए किस दिशा में गति करता है? किस दिशा में चलता है?
सबसे पहले ही पहले आपके दिमाग में एक बात रखो, सबसे पहले ही पहले आपके दिमाग में एक बात रखो कि डीएनए होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, अर्थात ऋणावेश होता है। डीएनए के ऊपर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। अब देखो यहां पर आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत है नहीं कि आपके ऋणावेश से धनावेश की ओर जाएगा या धनावेश से ऋणावेश की ओर आएगा। आप खुद अनुमान लगाओ, अगर डीएनए के ऊपर ऋणावेश है अर्थात नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किस ओर गति करेगा? अपने विपरीत आवेश की ओर गति करेगा, अर्थात नेगेटिव चार्ज किस ओर गति करेगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर, अर्थात एनोड की ओर। किस ओर गति करेगा? एनोड की ओर गति करेगा। एक हम इस प्लेट के अंतर्गत देखते भी हैं, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्लेट के अंतर्गत देखते हैं, इस तरफ हमारा ऋणावेश होता है, इस तरफ हमारा धनावेश होता है। कहने का मतलब यहां पर हमने कैथोड लगाया है और यहां पर क्या लगाया है? एनोड। यहां पर छोटे छोटे हमने क्या बनाए हैं? कूप हैं, काटे हुए वेल हैं, इसके अंतर्गत आपको पता होगा छोटे छोटे आकार में काटे हुए होते हैं। और इस प्रकार से यहां से डीएनए इस ओर गति करता है, ऐसे गति करता है, अर्थात ऋणावेश किस ओर गति करता है? धनावेश की ओर। क्योंकि डीएनए ऋणावेशित है, तो बताओ ऋणावेश ऋणावेश की ओर तो नहीं जाएगा, ये किस ओर जाएगा? धनावेश की ओर जाएगा। और ये तकनीक होती है, इसमें जो डीएनए गति करता है वो किसके आधार पर करता है? आकार के आधार पर गति करता है। छोटा डीएनए का खंड होगा वो तेज गति करेगा, इसका एनोड की ओर जल्दी पहुंचेगा, और बड़ा डीएनए का खंड होगा वो धीमी गति करेगा और वो कम दूरी तक पहुंच पाएगा। लेकिन सभी डीएनए खंड ऋणावेश से किस ओर गति करेंगे? धनावेश की ओर। अगर वैसे पूछे आपको, ऋणावेश धनावेश नहीं पूछे, आपको देख कैथोड से किस ओर? एनोड की ओर। याद रखना है कि कैथोड होता है उसके ऊपर ऋणावेश होता है या ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड होता है वो धनावेशित होता है। आपका कंफ्यूज हो सकता है यदि आपने क्लास 12th में ध्यान से पढ़ा हो, सेल वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो जो सेल होता है उस समय, जो सेल उस समय ये चेंज होते हैं, उस समय एनोड होता है और ऋणावेशित होता है, लेकिन वो सेल की बात है। नॉर्मल कंडीशन के अंतर्गत आपका एनोड होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि हमारा डीएनए है वो किस ओर गति करेगा। अगर आवेश में पूछ रहा है तो ऋणावेश से धनावेश की ओर, इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा है तो कैथोड से एनोड की ओर। तो यहां पर पूछो, देखो धनावेश से ऋणावेश की ओर गति थोड़ी करेगा, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। किस ओर गति करेगा? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गति करेगा। ये ऋणात्मक से किस ओर जाएगा? धनात्मक की ओर जाएगा। दोनों दिशाओं में गति नहीं करेगा, नहीं चलता है ऐसा थोड़ी होता है। डीएनए तो चलेगा ही, इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम ही यही है, डीएनए के खंडों को आकार के आधार पर अलग करना। चलेगा नहीं तो अलग कैसे होंगे भाई? तो आपके समझ में आ गया होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए कैसे गति करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 है वो क्या है? देखो वो प्रश्न क्या बोल रहा है, वो प्रश्न हमारा किस पर आधारित है? देखो क्लोनिंग वेक्टर, या जिसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर को क्लोनिंग संवाहक भी कहते हैं, या सीधी भाषा में वाहक बोल दो भाई। में क्या आवश्यक है, क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने आसानी से डिटेल में पढ़ा है कि यह क्लोनिंग वेक्टर होता है, एक वाहक होता है, उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। आपने हेडिंग भी पढ़ी है तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। पहली बात कि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में सामान्य तौर पर हम किसको काम में लेते हैं? प्लाज्मिड को काम में लेते हैं। सामान्य तौर पर किसको काम में लेते हैं? प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है इसका एक फेमस उदाहरण हमने पढ़ा था, PBr 322। PBr 322, ये PBr 322 का मतलब क्या है? देखो P का मतलब तो होता है प्लाज्मिड, B का मतलब है, देखो ये एक कृत्रिम प्लाज्मिड है, कहने का मतलब बनाया हुआ प्रयोगशाला में। तो किसने बनाया? B है बोलीवर,
और आर है रोडर गेज, आर है रोडर गेज, और 322 एक विशिष्ट नंबर है, लैब का कोई नंबर होगा कि इस नंबर पे इन्होंने बनाया है, ऐसे सपोज कर लो एक नंबर है जो लैब के ऊपर स्पेसिफिक नंबर है, उसका कोई रीजन नहीं है भाई। और पीबीआर का मतलब प्लाज्मिड है, जो किसने बनाया है, बोलीवर और रोडर गेज ने। तो एक अच्छे प्लाज्मिड में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहली विशेषता कि उसके पास प्रतिकृतिकरण का उद्गम स्थल अर्थात ORI होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिकृति का उद्गम स्थल नहीं होगा तो वो अपनी कॉपी कैसे बनाएगा, और कॉपी नहीं बना पाएगा तो हमारा जो वांछित जीन है उसकी वृद्धि कैसे होगी भाई। तो सबसे पहली बात, उसके पास प्रतिकृति का उद्गम स्थल होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास पहचान योग्य स्थल होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, जिससे कि हम पहचान सके कि वो हमारी प्रपोसी कोशिका में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो पहचान योग्य स्थल होना चाहिए। तीसरी, उसमें क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, कहने का मतलब जहां पर हम हमारी जीन को जोड़ सके। तो ये 3 विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो प्रतिकृति का उद्गम स्थल होना ही चाहिए, चयन योग्य मार्कर अर्थात पहचान योग्य स्थल होने चाहिए, प्रतिबंध स्थल कहने का मतलब जहां पर हम उसको काट सके एंजाइम की सहायता से और काटकर हमारे वांछित जीन को जोड़ सके, यह स्थल भी होना चाहिए। कहने का मतलब उपरोक्त सभी, ये सारी की सारी विशेषताएं एक क्लोनिंग वेक्टर में होनी चाहिए, और ये सारी की सारी विशेषताएं पीबीआर 322 में पाई जाती हैं, और इसको हमने डिटेल में बताया। पीबीआर 322 होता है, उसका डायग्राम भी हमने समझा था, आप वापस वाहक वाले टॉपिक में जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं वो है हमारा प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 है वो किस पर आधारित है? देखो, प्रश्न संख्या 6 है वो किस पर आधारित है? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? बायोरिएक्टर कब काम में आता है? जब हमने इसको पढ़ा था तब आपको बताया था कि मान लो हमने हमारे पुनर्योगज डीएनए को एक प्रपोसी जीव में डाल दिया, प्रपोसी कोशिका अर्थात जीवाणु में डाल दिया, उससे हम उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस जीवाणु की क्या करवानी पड़ेगी? वृद्धि, अर्थात उसका संवर्धन करवाना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ी बहुत मात्रा में केवल देखने के लिए संवर्धन करवाना है, टेस्टिंग के लिए संवर्धन करवाना है, तब तो आप लैब में करवा सकते हो। लेकिन यदि आपको उसको बड़ी मात्रा में व्यवसायिक उपयोग के आधार पर कि आपको बेचना है, उसके उत्पाद बनाकर उस हिसाब से बनाना है, तो फिर आपको बड़े बड़े यंत्रों की आवश्यकता होती है। फैक्ट्री टाइप आपको एक बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पर बड़े बड़े यंत्र लगाने पड़ेंगे, और जो यंत्र आपके काम में आते हैं उन्हें कहते हैं हम बायो रिएक्टर। तो जो बायो रिएक्टर होते हैं वो हमारे जो उत्पाद है बायोटेक्नोलॉजी का या पुनर्योगज डीएनए का जो उत्पाद है उसको बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए काम में आता है। तो डीएनए के अनुक्रमण में यह काम में नहीं आता है, ये बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर हमारे उत्पाद के उत्पादन में काम में आता है। बाकी पीसीआर टेक्निक में बायोरिएक्टर काम में नहीं आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत भी बायोरिएक्टर काम में नहीं आता है। यह हमारा कब आता है कि जब हमें बड़े स्तर पर व्यापारिक स्तर के हिसाब से या व्यवसाय के हिसाब से हमारा उत्पाद तैयार करना होता है, उसके लिए यह काम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है हमारा? बीटी कॉटन, नाम जरूर सुनना होगा। बीटी कॉटन मतलब बीटी कपास। बीटी कॉटन में कौन सा जीन डाला जाता है? बीटी कॉटन में कौन सा जीन डाला जाता है? बीटी कपास आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत हमने एक जीन डाला है जिसको बीटी जीन भी कहते हैं हम, या इसे हम क्राई जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राई जीन, क्योंकि यह क्राई प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन बनाता है? क्राई प्रोटीन बनाता है। इसको बीटी जीन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि एक जीवाणु से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? कि जीवाणु से।
एक बैक्टीरिया से ये प्राप्त किया गया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस थुरेंजिएसिस। बेसिलस थुरेंजिएसिस, तो बेसिलस से ले लिया बी और थुरेंजिएसिस से ले लिया टी, तो शॉर्ट में क्या बोल दिया? बीटी। तो आप खुद ही बता दो कौन सा जीन डाला गया है। देखो अब क्योंकि बीटी जीन तो यहां पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, कौन सा दे रखा है? क्राई जीन। कौन सा दे रखा है? क्राई जीन दे रखा है। बीटी कॉटन की विशेषता तो आपको याद होगी, इसके अंदर कीट नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है भाई? कीट। ये अपने आप ही कीटों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसमें रासायनिक कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है। यह एक प्रकार का कीटनाशक क्या होता है? पादप होता है। तो इसके लिए क्राई जीन इसमें पाई जाती है। यह क्राई जीन ही तो होती है, या बीटी जीन जिसे कहते हैं। लेक जीन नहीं पाई जाती, इंसुलिन जीन नहीं पाई जाती, रोप जीन नहीं पाई जाती है, बल्कि कौन सी जीन इसके अंतर्गत पाई जाती है? इसके अंतर्गत आपकी क्राई जीन या बीटी जीन होती है, वो पाई जाती है। समझ में आ गया होगा? बीटी कॉटन, बीटी कपास। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा किसके ऊपर है? देखो एडीए डेफिशिएंसी। कौन सा प्रश्न है या कौन सी इसमें क्या बोल रहा है? एडीए डेफिशिएंसी किससे संबंधित है? एडीए डेफिशिएंसी हमने पढ़ा था जब हमने जीन चिकित्सा अर्थात जीन थेरेपी पढ़ी थी। जीन थेरेपी हमारे बायोटेक्नोलॉजी का एक उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मान लो कोई जन्मजात रोग है और वो जन्मजात रोग किसी जीन के कारण से है, किसी जीन में कोई ना कोई समस्या होगी और उसके कारण से वो रोग उत्पन्न हुआ है। तो उस रोग को उपचार करने के लिए उस जीन को, जो रोगग्रस्त जीन है, उसको जो आपकी सही जीन होती है एक तरीके से, जो आपकी जिसमें रोग नहीं होता है, स्वस्थ जीन होती है, उसको बदलकर किया जाता है। और उसी के अंतर्गत एक उदाहरण हमने पढ़ा था कि जीन थेरेपी का जो पहला प्रयोग किया गया था वो एक 4 साल की बच्ची में किया गया था। उसको जो बीमारी थी वो थी एडीए डेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी थी? एडीए डेफिशिएंसी। तो एडीए डेफिशिएंसी के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का उपयोग किया गया था 4 साल की बच्ची में। ये एडीए डेफिशिएंसी होती क्या है? ये एडीए एक एंजाइम का नाम है। किसका नाम है? एंजाइम। तो ये एडीए क्या होता है? एंजाइम। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। कौन सा एंजाइम भाई? एडीए का नाम होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एक एंजाइम होता है। इसकी क्या हो जाती है? कमी। जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? आपने नाम सुना होगा लिम्फोसाइट का। किसका नाम सुना है? लिम्फोसाइट, या जिसे हिंदी में कहते हैं लसीकाणु। ये परिपक्व नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। और जब ये परिपक्व नहीं होते हैं तो जो संबंधित व्यक्ति होता है उसके प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी होती है, ये कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी क्या हो जाती है भाई? कमजोर। और जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो फिर उसमें रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब एडीए डेफिशिएंसी त्वचा से संबंधित रोग नहीं है। किसकी कमी होती है? प्रतिरक्षा की क्या होती है? कमी होती है। और क्यों होती है भाई? क्योंकि लिम्फोसाइट होती हैं, ये परिपक्व नहीं होती हैं। बाकी कैंसर से संबंधित नहीं है, मधुमेह से संबंधित नहीं है। प्रतिरक्षा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इम्यून सिस्टम होता है, ये क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है एडीए डेफिशिएंसी में। और इसको वैसे भी याद रखना है कि पहला रोग जो 4 साल की बच्ची में था, जिसका हमने जीन थेरेपी के द्वारा इसका किया था, ट्रीटमेंट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, और फिर से कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। आपको कैसे सोल्व करना है वो मैंने पहले प्रश्न में ही बता दिया था। अब हम कथन को पढ़ेंगे
फिर कारण को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में फिर इन दोनों के ऊपर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है और क्या कारण और कथन है, इनमें आपस में कोई सामंजस्य है या नहीं। तो देखो भाई, पहली बात तो ये क्या बोल रहा है, कथन देखो, कथन ए एक एंजाइम का बात कर रहा है कि रेस्ट्रिकेशन एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम हिंदी में बोले तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या काम करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं और वो भी विशेष जगह से। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम होते हैं, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। आपको क्या लगता है भाई, ये बात सही है कि गलत है? सही बात है कि रेस्ट्रिकेशन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिकेशन एंजाइम कोई सा भी हो सकता है, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, ये डीएनए को काटते हैं विशेष स्थलों से। फिर दूसरा बोल रहा है कारण आर, ये एंजाइम होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है। हमने बोला कि एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट स्थल से काटते हैं। अब वो विशिष्ट स्थल कहां है, उस विशिष्ट स्थल को कहा जाता है पैलिंड्रोम। और पैलिंड्रोम होता क्या है, ये नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम होता है जो प्रत्येक एंजाइम के लिए विशेष होता है, जिसको यदि हम समान श्रृंखला पर एक ही दिशा में पढ़े तो चाहे इसे आगे से पढ़ो चाहे इसे पीछे से पढ़ो, क्या आता है, समान ही आता है। उसे क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम होता है वही विशिष्ट स्थल होता है जहां से उसको काटा जाता है। इसका मतलब है एंजाइम पैलिंड्रोम वाला ये जो कारण दे रखा है, ये इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। दोनों बात सही तो है ही है और ये कारण है, इसको सही बात बता रहा है, इसको सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब ए, कहने का मतलब ए में क्या है, दोनों सही हैं, सही बात है। कारण है वो कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, सही बात है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये जो प्रश्न देखे हैं अभी तक हमने 9 प्रश्न, जिसमें कथन और कारण पर आधारित प्रश्न भी हमने देखे, मैचिंग वाले प्रश्न भी हमने देखे, कुछ सिंपल सादे जो प्रश्न का फॉर्मेट होता है वैसा भी हमने देखा, और फिर से कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाने वाले प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 10। प्रश्न संख्या 10 देखो, निर्देश वही बात है, कॉलम ए को किससे मिलाना है, कॉलम सेकंड से। पहला दे रखा है बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, बीटी विष जिसे बोल सकते हैं, कौन से पादप में होगा, बीटी कपास में या बीटी का कोई भी पादप उसमें होगा। तो इसमें से कौन सा है भाई, देखो हाँ बीटी टॉक्सिन है। ये आपको बताया था बीटी कपास होता है, उसमें कीट नहीं लगते हैं, वो कीटनाशक पादप होता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधक पादप होता है। तो पहले वाला किससे मिलेगा, सेकंड से। गोल्डन राइस विटामिन ए, इंसुलिन डायबिटीज में, जीन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर अर्थात जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनके इलाज में काम में आती है। मैच हो गए कि पहले वाला सेकंड से मिलेगा, दूसरे वाला फर्स्ट से मिलेगा, तीसरे वाला तीसरे से मिलेगा, चौथे वाला चौथे से मिलेगा। और आपको देखकर लग रहा होगा कि ऐसा ही तो हमारा पिछले वाला आया था, बाई चांस हो गया है, बाकी ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि सभी में एक फर्स्ट वाला ही करेंगे। तो देखो इसमें ए वाला सेकंड में है, बी वाला फर्स्ट में है, सी वाला थर्ड में है और डी वाला 4 में है। कहने का मतलब ऑप्शन ए है वो क्या है, सही। बाकी इनको आप आगे पीछे करके देख सकते थे कि कौन सा गलत है, तो ये तीनों गलत हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रश्न संख्या 11। और देखकर आपको पता चल ही गया होगा, प्रश्न संख्या 11 है वो भी हमारा कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाने वाला है। अब देखो इसमें देखते हैं भाई कैसा आता है। बायोपायरेसी नाम सुना होगा आपने, बायोपायरेसी। जब कोई भी देश या कोई भी संस्था है वो किसी दूसरे देश या उनके लोगों के जो भी जैविक संसाधन है उनकी बिना अनुमति के,
बिना क्षतिपूरक अनुदान के क्या करती है, उपयोग करती है, तो इसे बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी में क्या है, देखो बायोपायरेसी आपकी एक नैतिक समस्या है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, एक अधिकार पत्र होता है जो उस व्यक्ति को मिलता है जिसने कोई नई खोज की है या कोई ऐसा उत्पाद बनाया है। तो पेटेंट होता है ये एक तरीके का कानूनी अधिकार होता है। जीएमओ संशोधित जीव होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और बायोसेफ्टी होती है ये पर्यावरणीय सुरक्षा होती है। तो सीधे सीधे ही मिल गए भाई। कहने का मतलब ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके ऑप्शन ए वाले हैं, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से हमने अब तक कितने प्रश्न देख लिए हैं, टोटल 11 प्रश्न हमने देख लिए हैं और 7-8 प्रश्न और हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है वो आपके सामने है। और प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछ रहा है कि जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु समझ गए होंगे, उनका उपयोग किसके लिए होता है। ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं अर्थात जिनके आनुवांशिक पदार्थ में कोई भी बदलाव किया जाता है, ऐसे जंतु होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक जंतु। और हमने 6 प्रकार के ट्रांसजेनिक जंतु बनाए हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी में 6 प्रकार के दे रखे हैं। उनके नाम आपको जरूर पता होंगे। सबसे पहले चूहा बनाया, सुअर, खरगोश, गाय, भेड़ और मछली। ये 6 प्रकार के जंतु हमने बनाए। और इनका उपयोग कहां पर करते हैं, इनका उपयोग कहां पर करते हैं, देखो रोगों के अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, वैक्सीन के उत्पादन के लिए भी होता है, वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, उनके ट्रायल के लिए इसका होता है। जीन की अभिव्यक्ति मतलब कोई भी जीन है किसी जीव के शरीर में कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, वो सामान्य रूप से कैसे उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसके अध्ययन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्या है, सही। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात डी। और ये चारों के अंतर्गत ही हम हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनका उपयोग करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि हमने 6 प्रकार के नाम तो बताए हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कहने का मतलब 95% हमने केवल और केवल क्या बनाए हैं, चूहे ही बनाए। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या जो 13 है उसमें क्या बोल रहा है, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक एंजाइम का नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग होता है, देखो रिवर्स का मतलब होता है देखो उल्टा, और ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में काम में आता है। कहने का मतलब देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना। यह तो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यह बोल रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अर्थात उल्टा कर दो भाई, आरएनए से क्या बनना, डीएनए। और ये बनेगा तो एक एंजाइम आएगा। देखो इसके लिए जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्टेज, और इसका उल्टा काम कर रहा है उसके लिए कौन सा आ जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग किसके लिए होता है, आरएनए को किस में बदलने के लिए, डीएनए में। और आपको एक बात बताऊं, ये एंजाइम रेट्रोवायरस में पाया जाता है। और रेट्रोवायरस का एक उदाहरण का नाम भी आपको याद रखना है, ये बताया हुआ है, एचआईवी वायरस एक रेट्रोवायरस होता है जिसके कारण से वो अपने आरएनए से क्या बना सकता है, डीएनए बना सकता है। तो डीएनए बनाना इसका कार्य नहीं होता है, सॉरी हां, ना आरएनए बनाना कार्य होता है, ये आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, उल्टा काम करता है। सीधा काम तो ये होता है डीएनए से आरएनए, ये करता है उल्टा। रिवर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उल्टा, अर्थात आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, ये ऐसे करता है। बाकी प्रोटीन बनाना इसका काम नहीं है।
तो ये तो फेमस एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो मुख्य रूप से एचआईवी वायरस में पाया जाता है। इसी कारण एचआईवी वायरस को रेट्रोवायरस भी हमें कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14। इसमें वही बायोरिएक्टर से संबंधित प्रश्न है। बायोरिएक्टर में एजिटेटर का क्या कार्य है? एजिटेटर का मतलब देखो, बायोरिएक्टर होता है ऐसे सिलेंडर शेप में होते हैं और इसके अंदर एक ऐसे छड़ लगी होती है और इस छड़ के ऊपर ऐसे पंखे होते हैं। ऐसे छड़ के ऊपर क्या लगे होते हैं? पंखे लगे होते हैं। इस पूरी छड़ को पंखों सहित इसे बोला जाता है एजिटेटर। क्या बोलते हैं? एजिटेटर। जो गोल गोल क्या करता है? घूमता है और जिसके कारण से इसके अंदर जो भी मिश्रण होता है उसको क्या करता है? मिश्रित करता रहता है, उसको मिलाता रहता है। तो तापमान नियंत्रण का यह काम नहीं करता, यह क्या करता है? मिश्रण को मिक्स करना अर्थात मिश्रण को मिश्रित करने का कार्य होता है। पीएच नियंत्रण में भी काम में आता है, नसबंदी तो अलग ही चीज होगी भी। तो बायोरिएक्टर में ये जो एजिटेटर होता है, ये बीच में घूमने वाली जो रोड होती है वो आपके मिश्रण को क्या करता है? मिश्रित करता रहता है। आप सबने छाछ करने वाली मशीन देखी होगी, नॉर्मल समझ जाने के लिए, वो घूमती है ना, तो मिश्रित करती है, उसी प्रकार से मिश्रित करता है। तो ये था हमारा कौन सा? बायो रिएक्टर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 15 है, इसमें क्या बोल रहा है? देखो, जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है? किससे संबंधित पूछ रहा है? जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है? क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी बनाना। क्या बनाना? क्लोनिंग का अर्थ होता है कॉपी बनाना, मतलब प्रतिकृति तैयार करना। और जीन क्लोनिंग का मतलब जीन की कॉपी बनाना। तो जीन को हटाना नहीं, जीन की क्या होता है? जीन की प्रतिकृति बनाना। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन की प्रतिकृति अर्थात कॉपी बनाना। जीन में परिवर्तन भी नहीं होता है, मरम्मत भी नहीं होती है, कॉपी बनाना होता है। अभी हमारे 5 प्रश्न रह रहे हैं और इसी कारण आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी सी हमारी स्पीड बढ़ गई है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। तो हम 4-5 प्रश्न जो रह रहे हैं उनको भी कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एनीलिंग चरण में क्या होता है? ये एनीलिंग चरण किसका है? देखो, आपने एक चीज पढ़ी है जिसका नाम होता है पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पीसीआर टेक्निक के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मान लो कोई जीन है या कोई डीएनए है, यदि हमारे पास कम मात्रा में हो, कैसा हो? कम मात्रा में, तो उसकी क्या बना सकते हैं? करोड़ों प्रतिकृतियां बना सकते हैं। इस तकनीक की सहायता से। पहली बात, इस तकनीक में टोटल 3 चरण होते हैं। कितने चरण? 3। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं निष्क्रियकरण, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं तापानुशीलन, वैसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं एनेलिंग। और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं प्रसारण अर्थात एक्सटेंशन। जो ये दूसरे नंबर का चरण है इसको इंग्लिश में बोला जाता है एनेलिंग। इसके अंतर्गत विशेष रूप से क्या होता है कि जो डीएनए प्राइमर होते हैं ये आपके जुड़ते हैं किससे? डीएनए के आपके जो टेम्पलेट होते हैं उनसे। ये पूरी प्रोसेस आपकी समझाई हुई है पीसीआर की, तो वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहां पर आपको बता रहे हैं कि डीएनए प्राइमर होता है, ये हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं उनके साथ चिपकते हैं। कौन सी प्रक्रिया में? एनेलिंग में। तो डीएनए टूटता है? नहीं भाई, इसमें प्राइमर जुड़ता है। प्राइमर जुड़ता है किसके साथ? टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। और उसके बाद में प्रसारण का चरण आता है। प्रोटीन बनाना और आरएनए बनाना इसका काम है नहीं है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 कौन कौन से चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखो भाई, वैसे तो सिंपल ही है,
कि सिलेक्टेबल मार्कर्स किस में होते हैं भाई? प्लाज्मिड में। अभी हमने बताया था पहचान योग्य स्थल। इसका उदाहरण कौन सा है? किसी प्लाज्मिड को पहचानेंगे कैसे कि यह प्रपोसी जीव में पहुंच गया या नहीं पहुंचा? तो पहचानने के जो स्थल होते हैं उसे कहते हैं हम पहचान योग्य स्थल या सिलेक्टेबल मार्कर्स। और ये सामान्य तौर पर आपके प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। और प्रतिजैविक में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन हो गया। टेट्रासाइक्लिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का नाम है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस वाला जीन है वो। या एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस वाला जीन हो गया, क्लोरोमेफेनिकोल के लिए हो गया। तो ऐसे आपके प्रतिजैविक वाले जीन होते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन का जीन होता है हमारा PBR 322 में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? PBR 322 में। तो यहां पर देखो लेक जीन नहीं होता, इसका उदाहरण एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन होता है। अभी आपको बताया एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन। इंसुलिन का जीन भी नहीं है, ROP जीन भी नहीं। ROP जरूर पाया जाता है प्लाज्मिड में, लेकिन यह पहचान योग्य स्थल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 18। और प्रश्न संख्या जो 18 है इसमें क्या बोल रहा है? देखो प्रश्न संख्या 18 में बोल रहा है कि जो जीन थेरेपी होती है, इस जीन थेरेपी में समस्या क्या हो सकती है? जीन थेरेपी हम यूज तो ले सकते हैं, लेकिन जीन थेरेपी से हमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों नहीं है? एक तो देखो इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, तो हर कोई ये तो करवा नहीं सकता, तो लागत एक कारण हो सकता है। दूसरा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, कोई जीन को बदलें, अन्य कोई कारण भी हो सकता है, दुरुपयोग की संभावना है। जर्म लाइन परिवर्तन, अर्थात ये तब ज्यादा इफेक्टिव होती है जीन थेरेपी जब इसका उपयोग हम भ्रूणीय अवस्था में करें। भ्रूणीय अवस्था में जो जर्म लाइन जिसे हम कहते हैं, जो आपकी 3 परतें होती हैं भ्रूण की अवस्था में, जिसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं, उसी अवस्था में इसको जीन थेरेपी को करने की जरूरत होती है, तो जर्म लाइन का परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं आती है, कहने का मतलब उपरोक्त सभी। तो जीन थेरेपी में ये सारी की सारी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। और प्रश्न संख्या जो 19 है इसमें क्या है? देखो जीएम फसलों पर विवाद का मुख्य कारण क्या है? जीएम फसलें हैं, इनका ज्यादा उत्पादन हम नहीं करें, और कई लोग मानते हैं कि यह हमारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्या कोई स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं या अन्य कोई कारण है? क्या यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं? तो जीएम फसलें क्यों सही नहीं है? क्यों इनका विरोध होता रहता है? क्यों इनको ऐसे बहुत ज्यादा हम हर फसल में क्यों नहीं लगा सकते? हर फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों नहीं कर सकते? कोई भी फसल है या कोई भी जीव है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसको हमें एक अनुमति लेनी पड़ती है। किससे? एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो उससे अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों? ऐसा क्या संभावना है? स्वाद का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इससे पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं, हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसके कारण से जीएम फसलें हैं उनका ज्यादा बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। कुछ फसलें हैं जिनको मान्यता मिली है, जिसके अंतर्गत हमारा बीटी कपास फेमस है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आप देखने वाले हैं, और प्रश्न संख्या 20 है वो क्या है भाई? देखो आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है RNAi, या इसे कहा जाता है RNA साइलेंसिंग
क्या कहा जाता है? आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए को चुप करा देना। अब आरएनए कैसे, आरएनए बोलता है क्या, उसको चुप कैसे करें? आरएनए बोलने का मतलब आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। और आरएनए को चुप करा देने का मतलब क्या हो गया? कि वो प्रोटीन नहीं बनाए। आरएनए को हम एमआरएनए को इस रूप में बदल दें कि वो प्रोटीन बना ही नहीं सके। सामान्य तौर पर एमआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सामान्य तौर पर एमआरएनए है वो कैसे होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। जब इस एमआरएनए को कर दिया जाए डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे इसको जोड़ दिया जाए, तो अब ये आरएनए काम नहीं कर सकता, ये प्रोटीन नहीं बना सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आरएनए साइलेंसिंग। और जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड होता है ये टूट जाता है। ये एमआरएनए होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इस प्रकार से आरएनए साइलेंसिंग की जो पूरी प्रक्रिया होती है ये फसलों में काम में आती है। पीड़क प्रतिरोधी फसलें बनाने में काम में आती है। तंबाकू वाला उदाहरण हमारा पड़ा हुआ है, वो आपका जो मिल्वाडिगाइन इंकोग्नेशिया नाम का एक पीड़क था उसके लिए काम में आती है। उसको पूरी को जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जीन की अभिव्यक्ति को बढ़ाती नहीं है, जीन की अभिव्यक्ति को रोकती है। जीन से आपके आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाने देती है, उसकी अभिव्यक्ति को रोक देती है। जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में ये काम में आती है कौन सी टेक्निक? आरएनए आई या आरएनए इंटरफेरेंस। बाकी डीएनए प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण ये नहीं है, जीन की अभिव्यक्ति को रोकती है। हमें भी लग रहा है कि लास्ट के 5-4 क्वेश्चन हैं वो हमने जल्दी जल्दी बताए हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण से हम बता रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न और देखने वाले हैं जो हमारा रहने वाला है प्रश्न संख्या 21, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न आपने देखे हैं वो आपके आसानी से समझ में आए होंगे और आपको ऐसे भी जरूर लगा होगा कि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। लास्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 21 कि इंसुलिन का उत्पादन होता है किस तकनीक की सहायता से होता है? इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है जो आपके मधुमेह या शुगर की बीमारी को ठीक करने में काम में लिया जाता है। नॉर्मली हमारे शरीर में हमारा अग्नाशय होता है वो बनाता है, लेकिन यदि किसी को मधुमेह हो जाता है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। पहले आपके सुअर वगैरह के अग्नाशय से निकाला जाता था, लेकिन आजकल आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से बनाया जाता है। और उस इंसुलिन को हम क्या कहते हैं? उस इंसुलिन को हम ह्यूमिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन कहते हैं। तो कौन सी टेक्निक से बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से यह बनाया जाता है। तो ये आज के हमारे टोटल हमने 21 प्रश्न देखे हैं, और ये जो 21 प्रश्न हैं ये देखकर आपको लगा होगा कि आपके एग्जाम के हिसाब से हैं। 4-5 प्रश्न हमने कथन और कारण पर आधारित या मैचिंग वाले जो प्रश्न पूछे हैं, वैसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे पेपर में वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने भी पूरे प्रश्न वैसे नहीं डाले हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न सिंपल भी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के भी होते हैं, कुछ हाई लेवल के भी होते हैं। तो उसी हिसाब से हमें भी तैयारी करनी होती है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको जो जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी है उसके प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न यहां पर देखने को मिले होंगे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी आप सभी ने देखा होगा जो भी प्रश्न आपने सोल्व किए हैं कितने आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये प्रश्न, हमारी ये मेहनत अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ साथ में यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप यहां तक पहुंचकर भी सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हैं तो यह गलत बात है भाई। तो इस कारण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।